Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information. तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 पार्ट सेकेंड। ठीक है, इससे पहले हम जो है पार्ट फर्स्ट या मैं कहूँ जो इस चैप्टर की शुरुआत है वो हम कर चुके हैं पिछली वीडियो से। अगर आपने अभी तक वो पिछली वीडियो नहीं देखी है या पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको अभी तक आई बटन पे भी आ गया होगा और आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट की वो भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट देख के आइए, उसके बाद आप पार्ट सेकेंड देखिए, तभी आपको जो फ्लो है वो चैप्टर में बने रहेगा और आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक हम सारे के सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है और इसी के साथ हमने जो मौर्यन एम्पायर है पूरा वो कवर कर लिया है और इसी से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई थी हिस्टोरियंस के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, हमने उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है पिछली वीडियो में। लेकिन अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, यानी किंगशिप की नई धारणा जब उभर के आने लगी, या मैं कहूँ अदर वर्ड्स में पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी मौर्यन पीरियड जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होने लगा उसके बाद क्या होने लगा, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ, इसी के साथ देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के लास्ट वाले पार्ट में बताया था कि मौर्यन एम्पायर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिका था, 150 सालों तक टिका था। हालांकि ये फेमस बहुत था, लेकिन इसमें मैंने आपको एक दो चीज़ें बताई थी जो आपको गौर करने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो उसका पूरा सब कॉन्टिनेंट था, या मैं कहूँ जो इस पूरे किंगडम का एरिया था, वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे जगह में छोटे छोटे चीफडम किंगडम उभर के आने लगे थे। यानी ये पूरा सब कॉन्टिनेंट था, ये इनका पूरा एरिया नहीं था यूनिफॉर्मिटी के साथ। इनका पूरा एरिया जो था किंगडम का वो कवर नहीं हो रहा था, कुछ कुछ एरिया इनका छूटा हुआ था। जब आप मैप उठा के देखेंगे अपना इसी चैप्टर का हिस्ट्री की बुक में तो आपको इससे अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कि पिक्चर में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो आपको यहाँ से समझ में आ सकता है किस तरीके से यहाँ पे कई सारा जो एरिया था मौर्यन एम्पायर का वो छूटा हुआ था, और जहाँ जहाँ वो एरिया छूटे थे तो वहाँ वहाँ क्या हुआ, नए नए चीफडम यानी जो छोटे मोटे कबीले के तौर पे जो साम्राज्य छोटे मोटे उभर के आने लगे, किंगडम नए नए उभर के आने लगे। और स्पेशली ये जो ज़्यादातर जो किंगडम्स थे, जो ज़्यादातर जो चीफडम थे, ये आपके डेक्कन के एरिया में, यानी आपके साउथ के ऊपर का थोड़ा, और फिर उसके बाद जो सदर्न पार्ट है आपका इंडिया का, वहाँ पे ये जो किंगडम है, ये जो चीफडम है, वो धीरे धीरे ये सारे चीफडम भी उभर के आने लगे। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब जो नए किंगडम है वो हमारे डेक्कन में और उसके आगे थोड़ा साउथ है, वहाँ पे यहाँ तक कि जो हमारे चीफडम्स हैं, और चीफडम्स के कुछ नाम भी आपको बताए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले पॉइंट में आपको दे रखा है, सेकंड वाले पॉइंट में। और मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लें, ताकि आप जब इंक्रीज़ करें क्वालिटी तो आपको जो भी स्क्रीन पर आ रहा है वो साफ़ सुथरा दिख पाए। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था यहाँ पर चीफडम के नाम। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे देख सकते हैं, चोलास है, चेरास है, पांड्यास है, और इन सब के बारे में हमने तमिल की जो संगम टेक्स्ट है उसके बारे में से हमने इन सब के बारे में जानकारी हासिल की है। ठीक है, अब ये सारे आपके तमिलकम एरिया में हमें मिले हैं, ये जितने भी चीफडम हैं वो हमें तमिलिकम में मिले हैं। अब देखिए, तमिलिकम है क्या, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तमिलिकम एक, मैं कह सकता हूँ एक एंशिएंट तमिल कंट्री के तौर पे आप इसे मान सकते हैं, जिसमें आज का आपका आंध्र प्रदेश आ सकता है, इसी में आपका केरला भी आ जाएगा और इसी एरिया में आपका तमिलनाडु भी आ जाएगा। यानी इन तीनों को स्टेट को जब आप मिलाएंगे, इन तीनों राज्यों को, तब जाके आपका जो पुराना वाला एंशिएंट तमिल कंट्री थी जिसको हम बोलते थे तमिलकम, वो बन जाएगी। तो इस तरीके से इन सारे एरिया में आपको जो मैंने आपको छोटे छोटे चीफडम बताए वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐसा बताया जाता था कि ये जो कंट्री थी छोटी सी तमिल कंट्री एंशिएंट तमिलकम जिसे हम बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस भी है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे देखिए, हम इन सारे स्टेट्स के बारे में बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम तो सबसे पहले इनके बारे में तमिल संगम टेक्स्ट है, जिसकी कि मैंने आपको यहाँ बताया था, संगम टेक्स्ट जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, इसके बारे में हम जानते हैं, जहाँ पे हमें इसके अंदर पोएम्स मिलती हैं जिसको जो सरदार के बारे में, यानी कि जो चीफ के बारे में, उनके बारे में डिस्क्राइब करता है, किस तरीके से वो अपने रिसोर्सेज को एक्वायर करते थे, यानी इकट्ठा करते थे, दौलत शोहरत किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इकट्ठा करते थे, कैसे मेंटेन करते थे। कई सारे जो चीफ्स थे, जो किंग्स थे, उसमें कि आपका कई सारे नाम भी आए हैं। इसमें पहला नाम है सतावाहनास, ठीक है, जिसमें भी आपको पॉइंट्स में भी दिख जाएगा, ये सारे पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपके कुछ किंग्स थे, जिसमें सतावाहनास जिन्होंने वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में रूल किया था, और ये जो पूरा टाइम पीरियड था ये था आपका 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 2nd सेंचुरी CE तक। और फिर उसके बाद आप थे शाकास,
जो कि जिन्होंने सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे, जिन्होंने अपना जो किंगडम था वो इस्टेब्लिश किया था नॉर्थ वेस्टर्न में, और फिर उसके बाद इनका जो पूरा किंगडम था वो फैला हुआ था जो हमारे सब कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट्स है वहाँ तक। अब ये लोग जो लोग थे, ये लोग अपना जो ज़्यादातर रेवेन्यू है, ज़्यादातर जो पैसा है वो कहाँ से निकालते थे, ये सब निकालते थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से। जी हाँ, ये सब अपना जो पैसा था वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से निकालते थे। अब मैं बात करूँ अगर इनके सोशल ओरिजिन की, तो देखिए इनका जो सोशल ओरिजिन था वो काफ़ी अलग था। हम इस पूरे चैप्टर में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये सारे जो चीफडम हैं, छोटे छोटे किंगडम हैं, ये किस तरीके से अलग अलग जो तरीके हैं वो अपनाते हैं ताकि ये सोसाइटी में अपना हाई स्टेटस बना सकें, यानी कि ताकि अगर कोई सोसाइटी में कहीं जाएं तो इनकी इज्जत हो इन सारे चीफडम की। तो इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया है। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम आगे चल के इसके बारे में जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये लोग किस तरीके से सोसाइटी में अपना हाई स्टेटस जमाना चाहते थे, हाई स्टेटस को क्लेम करना चाहते थे। तो देखिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं, एक ही तरीका है जिससे इस टाइम पे, यानी कि उस टाइम पे जो टाइम चल रहा था उसमें आप हाई स्टेटस एक्वायर कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। वो था कि डिफरेंट जो डीटीज़ हैं, यानी जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उन सबको अपने साथ जोड़ लिया जाए और अपने आप को सोसाइटी में क्लेम किया जाए कि मेरा इन सब से डायरेक्ट पहुंच है देवी देवताओं से, तब जाके उस ज़माने में आपको हाई स्टेटस मिल सकता था। और ये आपकी हिस्ट्री की बुक में भी लिखा गया है कि आपका एक ही मीन्स, एक ही तरीका दिखता है जिससे कोई भी बंदा सोशल में, आपका सोसाइटी में हाई स्टेटस क्लेम कर सकता है। अब ये जो स्ट्रेटजी थी, ये एक चीफडम था जिसका नाम है कुशानास, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसको मैंने आपको टाइम पीरियड भी दिखा रखा है, पूरा 1st सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी CE तक, जिन्होंने काफ़ी बड़ा किंगडम जो है रूल किया है। अब बात करें सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्टर्न, आपका जो इंडिया का पार्ट है वहाँ तक। अब देखिए जो इनकी हिस्ट्री है वो रिकन्स्ट्रक्ट की गई है, यानी ली गई है, पूरी समझी गई है इंस्क्रिप्शन से और टेक्सचुअल ट्रेडिशन से, यानी इनका जो भी ट्रेडिशन में टेक्स्ट की स्टाइल्स हैं उन सब से। और इन सारे के सारे जो किंगशिप्स हैं, जिनकी धारणाएं हैं, ये हमें कॉइन्स में और स्कल्पचर में बहुत अच्छी तरीके से मिले हैं, क्योंकि इन सब ने अपने अपने बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से कॉइन्स वगैरह है, स्कल्पचर वगैरह हैं, उन सब में काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कुशानास की, तो कुशानास के हमें कई सारे स्टैचूज़ भी मिले हैं कई सारे पार्ट्स में, और ऐसा बताया गया है कि इनके मथुरा में भी हमें स्टैचू मिले हैं, जो कि आपको पता है मथुरा उत्तर प्रदेश में है। इसी तरीके से सिमिलर स्टैचू हमें मिले हैं अफ़गानिस्तान के एक मज़ार के पास, ठीक है। फिर उसके बाद कई सारे हिस्टोरियंस ने फील किया है कि इससे पता चलता है कि जो कुशानाज हैं वो अपने आप को देवी देवता के समान बताते थे, यानी गॉड लाइक बताते थे अपने आप को। और कई सारे जो कुशाना रूलर गुजरे हैं उन्होंने कई सारे अजीब अजीब टाइटल भी अडॉप्ट किए हैं, जिसमें आपका देवी पुत्र हो गया, या मैं कह सकता हूँ सन ऑफ गॉड हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके के जो टाइटल हैं अपने पुराने समय में इन लोग ने अडॉप्ट किए हैं, और पॉसिबली ये हो सकता है कि ये इंस्पायर हो चाइनीज़ रूलर से, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में बताया जाता है कि चाइनीज़ रूलर भी अपने आप को सन ऑफ हेवन बताते थे, और ये अपना डायरेक्ट जो है गॉड लाइक कभी कभार बताते थे, और कभी कभार ये अपना देवी देवताओं से डायरेक्ट पहुंच ऐसे करके अपने लोगों में बताते थे, ताकि सोसाइटी में हाई स्टेटस क्लेम कर सकें। अब देखिए 4th सेंचुरी तक अगर हम जाएंगे तो हमें कई सारे एविडेंस भी मिलते हैं बड़े बड़े स्टेट से। अभी तक तो हमने बात की पार्टिकुलरली कुशानास की, और ये भी हमने जान लिया कि किस तरीके से सोसाइटी में उस ज़माने में हाई स्टेटस क्लेम किया जाता था इन लोगों के द्वारा। अब अगर मैं बात करें क्या हमें कोई मौर्यन एम्पायर के बाद कोई लार्जर स्टेट देखने को मिलता है, जी हाँ बिल्कुल 4th सेंचुरी से ऐसा एविडेंस मिलता है कि हमें लार्जर स्टेट देखने को मिला है, जिसमें कि आपका गुप्ता एम्पायर भी इंक्लूड होता है। अब देखिए ये जो अपने कामों काज के लिए ज़्यादातर समंताज के ऊपर डिपेंड होते थे, समंताज यानी SAMANTAS, ये सब वो लोग होते थे जो कि अपने आप को लोकल रिसोर्सेज के थ्रू ही खुद ही मेंटेन कर लेते थे, जिसमें कि आपका लैंड के ऊपर कंट्रोल भी आता है, यानी कि ज़मीन के ऊपर कंट्रोल। उससे क्या होता है, टैक्स वगैरह जो भी अपना वहाँ से वो ले सकते थे, और बदले में सिक्योरिटी होमेज प्रोवाइड किए जाते थे, मिलिट्री सपोर्ट दिया जाता था रूलर्स को, इसके बदले में वो मिलजुल कर काम अपना करा करते थे। और कई सारे जो पावरफुल समंताज थे जिनको ये छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर रखा था और अपना काम काज अच्छे से करते थे, और कई सारे पावरफुल समंताज भी थे जो बाद में किंग्स भी बने हैं। इसी तरीके से जो वीक रूलर्स थे, यानी मैं कह सकता हूँ वीक समंताज थे, उन्होंने अपने आप को पाया है, और हमें एविडेंस भी मिला है कि उनकी जो पोजीशन है वो नीचे भी लाई गई है उनके वीक काम की वजह से। अब देखिए अगर मैं बात करूँ पार्टिकुलरली गुप्ता रूलर्स की हिस्ट्री के बारे में, तो इनकी जो हिस्ट्री है वो पार्टिकुलरली लिटरेचर, कॉइन, इंस्क्रिप्शन, और इसी के साथ हमें इसमें मिलता है प्रशातिस, ठीक है। अब प्रशातिस क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा प्रज्ञा
प्रशास्ति, ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं, जो कि हरी सेना के द्वारा कंपोज किया गया है। बहरहाल हम बात करें थे प्राशस्तीस। अब प्राशस्तीस वो होती हैं जो कि किंग की प्रेज में, यानी किंग की तारीफ़ में, राजा की तारीफ़ में गाई जाती है, और जनरली ये पैट्रन होती है जो कि पोइट्स के द्वारा लिखी जाती है। अब देखिए हिस्टोरियंस ने काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट किया है इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इस सारी कंपोजिशन से, क्योंकि ये देखिए जो ये कंपोज करते हैं, जो इन्हें पढ़ते हैं, वो इस तरीके से इन्हें मानते हैं ये कि ये एक पोइट्री की काम है और ना कि ये कोई अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट का मतलब है कि ये कोई बिना किसी बायसनेस के लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आपको पता चला है, मैंने बताया भी है कि जो प्राशस्तीज हैं वो सारी की सारी किंग की तारीफ़ में ही लिखी जाती हैं। तो इससे हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी आती है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियंस इसे मानते हैं वर्क ऑफ पोट्री रादर देन इसे आप अगर अकाउंट्स लेके चलें, यानी इसके बारे में अकाउंट्स का मतलब कहने का मतलब ये है कि रादर देन आप इसे लेके चलें कि ये किसी के बारे में सही जानकारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, तो ये लिटरली ट्रू नहीं है। अब मैं बात कर रहा था प्रज्ञा प्राशस्तीस के बारे में, जो कि आपको एग्जाम्पल भी दिख जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, ये इसे हम बोलते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये संस्कृत में कंपोज किया गया था हरी सेना के द्वारा, और हरी सेना बताए जाते हैं समुद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो कोर्ट में पोएट अच्छे माने जाते हैं, और आर्गुबली ये मोस्ट पावरफुल रूलर भी माने जाते हैं 4th सेंचुरी के आसपास। तो ये तरीके से आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। इस तरीके से और भी टाइप के हमें जो प्रशस्ति हैं वो मिले हैं। अभी तो सिर्फ ये प्रज्ञा प्रशस्ति मैं इसके बारे में जानता हूँ, तभी मैंने आपको बता दिया। बाकी आप इसके ज़्यादा जानकारी के लिए इंटरनेट भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, जितना प्रैक्टिकल बनेंगे चैप्टर को समझने में, उतना ज़्यादा आपको चैप्टर अच्छे से समझ में भी आएगा। और जो भी अगर आप इसके चैप्टर को लेकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेंगे या इसके ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपको आने वाले समय में कई सालों तक भी ये चैप्टर याद रहेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है आप जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप अच्छे से इमेजिन करके चल रहे हैं, अपने दिमाग में उसकी इमेज, उसकी मूवी बनाते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको जो चैप्टर है वो समझ में भी आए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको प्रशस्ति के बारे में बताया, तो इसी रिलेटेड आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं खुद से, क्योंकि देखिए ये आपकी एज है जिसमें आप रिसर्च करेंगे। जितना आप अपने आप को उभारेंगे इस सारी टेक्निक्स में, उतना ज़्यादा आपकी ये जो है चैप्टर मेमोराइज हो जाएगा अच्छे से। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे यहाँ पे किंग्स के बारे में, और हमने बात करी अभी चीफडम्स की जो प्रशस्ति है, किस तरीके से हमने इनके बारे में जानकारी हासिल की है पूरी तरीके से, किस तरीके से जो किंग्स थे, छोटे मोटे जो किंगडम्स थे, उन्होंने हाई स्टेटस क्लेम किया सोसाइटी में। और इसी के साथ हमने बात की कुशानाज और गुप्ता रूलर्स के बारे में, और फिर उसके बाद हमने बात की प्रशस्ति के बारे में। अब यहाँ पे जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि जितने भी लोग थे साम्राज्य में, वो रूलर्स के बारे में क्या सोचते थे। ऑब्वियसली जो इंस्क्रिप्शन है वो सारे के सारे आंसर तो हमें नहीं बता देंगे, और इनफैक्ट जो ऑर्डिनरी लोग हैं, यानी कि जो सामान्य लोग हैं, वो बहुत कम चांस है कि वो अपने बारे में कोई जानकारी छोड़ के जाएं, अपनी सोच को, अपने एक्सपीरियंसेस को छोड़ के जाएं। यहाँ तक कि जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश की है। कई सारी स्टोरीज़ भी उन्होंने एग्जामिन की है जो कि एंथोलॉजीज़ में कंटेन किए गए हैं। उसमें से एक स्टोरी है जिसको बताया जाता है जटाका। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जटाका, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जटाका। अब ये जटाका क्या है, तो देखिए जटाका ये है कि इसमें आपको इस तरीके की स्टोरी है, ठीक है। अब इस टाइप की जो स्टोरीज़ है वो प्रोबेबली ओरिजिनेट की गई है पॉपुलर ओरल टेस्ट से, यानी इसे खाली पहले बोला जाता था, पहले इसे लिखा नहीं गया था। बाद में जब समय बीतते गया तो लोगों ने इसे लिखना भी शुरू कर दिया, और इसका टाइम पीरियड बताया जाता है कि 1st मिलेनियम CE से इसे लिखना भी शुरू कर दिया था। ये जो जटाका स्टोरी है पूरी तरीके से जो रिलेशनशिप है किंग्स की और सब्जेक्ट्स की, जो यहाँ के वहाँ के लोग रहते थे, वहाँ के ऑफिशियल्स रहते थे, उनके बीच में कौन कौन से रिलेशंस रहते थे, उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए इसी तरीके की जो जटाका स्टोरी है, इसमें एक और स्टोरी हमें सिमिलर मिली है जिसे हम बोलते हैं गंधतेंदु जटाका। इसमें क्या बताते हैं, इसमें बताते हैं एक विग्ड किंग के बारे में, जिसमें कि एल्डरी वुमेन हैं, मेन हैं, कल्टिवेटर्स हैं, हर्डर्स हैं, विलेज बॉयज़ हैं, इवन एनिमल्स, सबके बारे में बता रखा है, पूरे साम्राज्य के लोग जो भी रहते थे। तो देखिए इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जब भी किंग को पता करना होता था कि उनके जो लोग हैं, साम्राज्य के लोग, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो जो किंग वगैरह थे वो अपने भेष बदल के जाते थे पब्लिक में, मतलब अपने साम्राज्य में लोगों में। और जब उन्होंने जाना तो वो पता चला कि जो लोग हैं वहाँ के खुश नहीं हैं, वो उन्हें बद्दुआ देते हैं कि जो भी उनकी अनहैप्पीनेस है, जो भी उनकी दुखी है, उन सब के बारे में। और वो कंप्लेन भी करते हैं कि उन्हें अटैक किया जाता है रॉबर्स के द्वारा, चोर डकैत आते हैं, उन्हें छीन ले जाते हैं रात में। और टैक्स कलेक्टर जो आते हैं बहुत बुरी तरीके से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो ज़्यादा करते हैं। और इन सारी सिचुएशन से दूर हटने के लिए लोगों क्या करते हैं, लोग गाँव के वो लोग
जंगल में भाग जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्टोरी है, और भी बहुत सारी आपको स्टोरी मिल जाएगी इसी तरीके से अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है किस तरीके से जो किंग्स हैं उनके बारे में अलग अलग पॉपुलर कंसेप्शन लोगों के द्वारा बनाई गई है। और इस तरीके से ये स्टोरी ने भी इंडिकेट करा है कैसे रिलेशनशिप उस ज़माने में रहा होगा किंग और उनके सब्जेक्ट के बीच में। मैं ओवरऑल किंग्स की बात कर रहा हूँ, स्पेशली जैसे रूलर पॉपुलेशन जो कि बताया जाता है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें की सामना करना पड़ा काफ़ी ज़्यादा। और जो किंग्स हैं फ्रिक्वेंटली, ठीक है, वो भी अपना जो है पूरा गला भरने के लिए हाई टैक्सेस की डिमांड करते हैं। और पीजेंट जो है पार्टिकुलरली इस तरीके की जो डिमांड है उन्हें ऑप्रेसिव लगती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनके से टैक्स लिया जाता है। और इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट भाग जाते हैं, जो कि उनके पास एक ही ऑप्शन बचा होता है। और ये सारी स्टोरी हमें जटाका स्टोरी में मिली है, जो कि जटाका मैंने आपको बताया कलेक्शन है एक उन सारी स्टोरी में जिसमें रिलेशनशिप पता चलता है हमें किंग और उनके सब्जेक्ट्स के बीच में। अब मीनवाइल इसी के साथ जो बाकी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं उनके भी उस पर भी अब यहाँ पे देखिए, जब आपको पता ही है जब टैक्स ज़्यादा चाहिए तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि वो है कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं। यानी अगर आपको टैक्स चाहिए तो आप ये है कि अपनी जो भी प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा, जो आप डिमांड कर रहे हैं टैक्स की वो भी आपकी अडॉप्ट हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो किंग्स हैं वो डिमांड करते हैं हाई टैक्स। अब पीजेंट्स क्या करेंगे, पीजेंट के पास एक ही ऑप्शन बच जाएगा कि वो अपनी जो स्ट्रेटजी अलग अलग अपनाएं, टेक्नोलॉजी में अपडेट लाएं, यानी उस ज़माने के हिसाब से जो भी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से अपडेट लाएं ताकि वो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकें। और जिससे जो किंग भी है वो भी सपोर्ट करते थे कि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसको लेकर कई सारी स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे लाई गई थी। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, उस ज़माने में क्या क्या स्ट्रेटजी लाई गई जिससे जो मैं कह सकता हूँ एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन है उसमें पूरी जो इंक्रीमेंट है वो हो सके। तो देखिए इसी तरीके की मैं स्ट्रेटजी बताऊँ, वो था सबसे पहली स्ट्रेटजी थी कि आपकी जो प्लफ एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गया था। देखिए प्लफ एग्रीकल्चर एक अलग टाइप का एग्रीकल्चर है, ठीक है, और इस तरीके से जो कि हमें देखने को मिला है फर्टाइल एलुवियल रिएबल वैलीज़ में, जैसे कि गंगा हो गई, कावेरी हो गई, 6th सेंचुरी BC के आसपास। अब इसमें एक खासियत है कि जो आयरन टिप प्लफ शेयर है, जो कि खोद के आयरन लोहे का जो बनाते हैं नुकीला वाला, उससे जो है एलुवियल सॉइल को फर्टाइल किया जाता था। जहाँ जहाँ एलुवियल सॉइल जहाँ जहाँ आपका हाई रेनफॉल होता है वहीं ज़्यादातर मिलती है और वहीं पे ये जो प्लफिंग का काम है वो किया जाता था। अब इसी के साथ जो है कई सारे जो गंगा वैली की पार्ट्स हैं उसमें जो प्रोडक्शन है पैडी की वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हो गई थी। इस टाइप की जो ट्रांसप्लांटेशन है वो, अब ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, देखिए ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेशन वो होता है जिसको यूज़ किया जाता है पैडी कल्टिवेशन के लिए, जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सीड है यानी जो बीज है उसको पहले बोया जाता है और फिर उसके बाद जब उसमें से कुछ सैपलिंग धीरे धीरे ग्रो होने लगते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, तो उनको क्या कर लिया जाता है, ट्रांसप्लांटेटेड कर लिया जाता है वाटरलॉक फील्ड में। इससे क्या होता है, जो आपका हायर रेशियो है सैपलिंग का वो रहने का, यानी उसके ज़िंदा रहने की जो रेशियो है वो बढ़ जाती है और आपकी जो खेती बाड़ी है वो अच्छे से हो जाती है। ट्रांसप्लांटेशन का इस्तेमाल किया जाता था और इसी के साथ ये बताया गया है कि प्रोड्यूसर के लिए ये जो है बहुत बैक ब्रेकिंग होता था। हालांकि जो आयरन प्लफ एयर है इससे हमें काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ तो मिली है, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन में बहुत अच्छे से आपको बहुत मेहनत लगा के काम करना पड़ता था। अब ये देखिए जो आयरन प्लफ शेयरिंग है उसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड था कुछ ही पार्ट में, यानी सब कॉन्टिनेंट के कुछ ही पार्ट में आप जो है कल्टीवेशन कर सकते हैं प्लफ शेयर से। अब इसके बाद जो कल्टीवेटर्स थे, मैं बात करूं अगर सेमी एरिड रीजन में, सेमी एरिड रीजन आपके पंजाब ले लीजिए, आप राजस्थान ले लीजिए, इन लोगों ने इस स्ट्रेटजी को नहीं अपनाया 20वीं सेंचुरी तक। और इसके आसपास जो हिली ट्रैक में रहते थे, पहाड़ी इलाके में रहते थे, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, सब कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट्स में, उन्होंने इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है वो नहीं अपनाया और उन्होंने अलग तरीके की एग्रीकल्चर को अपनाया जिसे हम बोलते हैं होय एग्रीकल्चर, HOE, होय एग्रीकल्चर, जो कि माना जाता है कि इस टाइप के जो मैं कह सकता हूँ फ्लैट सरफेसेज हैं जहाँ पे आपको खेती बाड़ी नॉर्मल, जैसे यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इससे अच्छा एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी बताई जाती है जो कि हिली ट्रैक वाले अपनाते थे, यानी पहाड़ी इलाके वाले में जो रोग लेते थे वो लोग इसको अपनाते थे। एक और स्ट्रेटजी बताई जाती है जो कि अडॉप्ट की गई जिससे आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गई, वो थी इरीगेशन। ठीक है, इरीगेशन वेल के द्वारा, यानी कि आपके कुएं के द्वारा, टैंक के द्वारा, और लेस कॉमनली आपका जो मेड़ बनाई जाती है, बीच में मेड़ तो सुना ही होगा आपने, जो कैनल बनाई जाती है उसके द्वारा जो पानी का बहाव है वो अच्छे से आपका एग्रीकल्चर में यूज हो जाता है। कई सारी कम्युनिटीज़ एज वेल एज जो अकेले लोग हैं यानी इंडिविजुअल हैं, उन्होंने इरिगेशन का काम जो है ऑर्गेनाइज करते थे, अच्छे से कंस्ट्रक्ट करते थे। अब बाद में जो
मैं कह सकता हूँ पावरफुल लोग हैं, इसमें कि किंग भी इंक्लूड होते हैं, उन्होंने इस टाइप की एक्टिविटीज़ को अपनी इंस्क्रिप्शन में भी रिकॉर्ड किया है कि ये सारी स्ट्रेटजी जो है हमारे एग्रीकल्चर में अपनाई गई थी। तो मुझे आशा आपको अच्छे से जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की और किंग की जो डिमांड थी हाई टैक्सेस की, वो जो है ऑप्शन किस तरीके से पीजेंट्स ने अपनाया और किस तरीके से किंग ने भी इसके बारे में भी अपने इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड करवाया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है रूलर सोसाइटी में। तो देखिए, जब मैंने बात की थी अभी कुछ देर पहले किस तरीके से जो किंग हैं अगर वो चाहते थे अपने साम्राज्य में, उनके साम्राज्य में, किंगडम में लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं ये जानने के लिए तो वो जाते थे। लेकिन वहाँ पर मैंने आपको बताया एक जटाका स्टोरी जो कि रूलर सोसाइटी से थी, जहाँ पे डकैत वगैरह आते थे और लूट के चले जाते थे। तो यही चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रूलर सोसाइटी में क्या क्या हमें डिफरेंसेस देखने को मिले हैं पार्टिकुलरली। अब देखिए फ्रेंड्स, जब स्ट्रेटजीज़ को अपनाया गया, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया गया, तो उसको अपनाने के बाद जो प्रोडक्शन में हमें इंक्रीमेंट मिली, यानी जो प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, वो ये है कि जो इसका बेनिफिट है वो अनइवन हो गया, यानी किसी को ज़्यादा मिला इसका बेनिफिट और किसी को इसका बेनिफिट बहुत कम मिला। और सबसे ज़्यादा तो जब में हमें देखने को मिला, जब हमने इसमें पड़ताल करी, यानी हिस्टोरियन ने जब इसमें पड़ताल करी, तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएशन देखने को मिला लोगों में, यानी लोग जो थे वो क्लास में बढ़ गए। ठीक है, और इसमें क्या होता था, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार एक स्टोरी है जो कि बताया गया है कि इसमें कई सारी क्लासेस डिवाइड हो गई थी। पहले थे लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिर उसके बाद थे आपके स्मॉल पीजेंट्स, फिर उसके बाद थे आपके लार्ज लैंड होल्डर्स। यानी पैसे के हिसाब से, शौहरत के हिसाब से जो डिफरेंसेस थे वो क्रिएट हो गए थे। अब यहाँ पे एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है, वो है गाहापति, GAHAPATI। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है पाली टेक्स्ट में। पाली एक टेक्स्ट था जिसको हमने रिकंस्ट्रक्ट किया इन सारी स्टोरी को जानने के लिए, जिसमें पाली टेक्स्ट में ये बताया गया है कि किस तरीके से सेकंड और थर्ड कैटेगरी भी इनकी वजह से, इन सारी स्ट्रेटजी की वजह से, इन सारी शोहरत दौलत की वजह से क्रिएट हो गई थी। क्यों? क्योंकि इनका जो बेनिफिट था वो अनइवन था, यानी इक्वली पूरी तरीके से सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा था। अब देखिए, जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे एज वेल एज जो हमारे विलेज के हेडमैन थे, आज के ज़माने में कहें तो जो मैं कह सकता हूँ प्रधान थे आज के ज़माने में, उस टाइम पे हम कह सकते हैं, उस यहाँ पे नाम तो बताया नहीं गया, तो हम कह सकते हैं विलेज हेडमैन। अब ये विलेज हेडमैन की जो पोजीशन थी वो हेरिडिटी थी, यानी वो ख़ानदानी से थी, और जो कि एक मैं कह सकता हूँ पावरफुल फिगर के तौर पे भी उभरे हैं। और ये जो थे विलेज हेडमैन, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो अपनी कल्टीवेटर्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल दिखाया है। और जो तमिल लिटरेचर है जो कि मैं बात कर रहा था, संगम टेक्स्ट, उसने भी इसके बारे में मेंशन किया है कि किस तरीके से जो कैटेगरीज़ हैं लोगों में, स्पेशली विलेजेस में, गांव में क्रिएट होने लगी। पहली थी लार्ज लैंड ओवर्स, यानी बड़े बड़े ज़मींदार जिनके पास पूरी ज़मीन रहती थी, जिन्हें हम वेलर भी बोलते हैं, प्लफमैन उजावर, ठीक है, खोदने वाले। और फिर उसके बाद जो हमारे स्लेव यानी आदिमाई यानी गुलाम वगैरह, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी थी। पहली थी लार्ज लैंड ओनर अकॉर्डिंग टू संगम टेक्स्ट, दूसरी थी प्लफमैन यानी उजावर, और तीसरी थी स्लेव्स यानी जो थे हमारे गुलाम वगैरह। अब देखिए, लाइकली है कि जो डिफरेंस है ये पूरी तरीके से हो सकता है लैंड के ऊपर हो, क्योंकि हर डिफरेंस अलग अलग होता है। कोई डिफरेंस रिलीजन के बेसिस पे होता है, कोई डिफरेंस कास्ट की बेसिस पे होता है, कोई डिफरेंस जो है आपकी स्किन के कलर के ऊपर होता है। तो ये जो डिफरेंस था ये पार्टिकुलरली इस केस में लैंड के ऊपर हुआ होगा, क्योंकि देखिए लेबर हैं और बाकी कई लोग हैं जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे हैं। इस सिचुएशन में एक और क्वेश्चन उठता है लैंड के कंट्रोल को लेकर, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल भी रहा होगा। और ये मैं कह सकता हूँ ये हमें कई सारे लीगल टेक्स्ट में भी देखने को भी मिला है। और ये सारे जो डिफरेंसेस हैं वो लैंड के बेसिस पे ही पूरी तरीके से क्रिएट हुए होंगे, क्योंकि इनका जो बेनिफिट है वो अनइवन है, यानी इनका जो बेनिफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। अब देखिए फ्रेंड, जब ये डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे और धीरे धीरे जो क्लास है वो और रिच होने लगी, तो इनका अब एक नया रूलर इलाइट बन गया। इलाइट का मतलब होता है कोई भी ग्रुप में जो पावरफुल मेंबर रहता है। तो एक तरीके से रूरल एरिया में यानी गांव के एरिया में एक इलाइट बन गया, एक नया पावरफुल जो लोग थे उनकी क्लास क्रिएट हो गई, जिनका जो है किंग जो है इनको लैंड ग्रांट भी देते थे। अब यहाँ पे देखिए, लैंड ग्रांट का मतलब है कोई लैंड दी जाती है किंग के द्वारा किसी भी मकसद के लिए या किसी भी काम के लिए। अब अर्ली सेंचुरी से, कॉमन एरा की अर्ली सेंचुरी से हमें मिला है कि जो ग्रांट्स हैं लैंड के ऊपर यानी दिए गए हैं किंग के द्वारा, जिसमें कि कई सारे हमें इंस्क्रिप्शन में भी रिकॉर्डेड मिले हैं। और ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें पत्थर के ऊपर मिले हैं और या तो फिर हमें कॉपर प्लेट के ऊपर मिले, इन 2 चीज़ों के ऊपर मिले हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं ये बताया जाता है ये एक ट्रांसैक्शन के तौर पे दिए गए होंगे
जिनको भी लैंड देना होगा, यानी जो भी रिसीव करते होंगे इस लैंड को, उनको ये जो पूरा इंस्क्रिप्शन है स्टोन में, कॉपर प्लेट में दिए गए होंगे। और देखिए जो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं ये जनरली मैं कह सकता हूँ दिए गए होंगे ज़्यादातर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, या मैं कह सकता हूँ ब्राह्मण्स को उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे इस तरीके की सोशल क्लास भी क्रिएट हो गई थी। और ये जो किंग के द्वारा यानी राजा के द्वारा अगर कोई लैंड दी जा रही है तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी रिलीजियस पर्पस के लिए दी जाएगी, या तो किसी जासूसी के लिए, या जो भी उस ज़माने में हुआ करती होगी महल में उस समय के लिए दी गई होगी। तो ये एक सिंपल तरीका है जो हमने यहाँ पे हिस्टोरियंस ने क्रिएट किया है। अब इस तरीके से एक और हमारे यहाँ पे प्रिंसेस हैं प्रभावती गुप्ता, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की, यानी चंद्रगुप्त सेकंड जो किंग थे उनकी डॉटर थी, जिनकी जो शादी है वो एक वक़्त अकास फैमिली में हुआ था। वक़्त अकास आपका एक चीफडम है, एक कबीले के तौर पे ले सकते हैं, या आप एक छोटे किंगडम के तौर पे ले सकते हैं, जिनकी शादी डेक्कन में की गई थी। डेक्कन एरिया मैंने आपको बताया था जो सदर्न पार्ट से आपका थोड़ा ऊपर पे है। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो वुमेन्स थी उनके पास लैंड का एक्सेस तो नहीं था, लेकिन कई सारे इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं जो ऐसा बताता है कि प्रभावती के पास लैंड पे एक्सेस दिया गया था। अब देखिए इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रिंसेस हैं, उनकी सिचुएशन अलग है, इनका जो दर्जा है वो अलग है, इसलिए इस तरीके से जो संस्कृत के लीगल टेक्स्ट हैं उनको साइड में रखते हुए इनको भी जो है प्रभावती को लैंड पे एक्सेस दे दिया गया, इनको भी ज़मीन दे दी गई। अब जो इंस्क्रिप्शन है हमें आइडिया देते हैं किस तरीके से जो रूलर लोग हैं, ब्राह्मण्स हैं, पीजेंट्स हैं, उन और बाकी जो लोग हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो उनकी वजह से क्रिएट हुए थे। अब यहाँ पे देखिए कई सारे रीजनल वेरिएशन भी आपको मिलेंगे क्योंकि रीजन के हिसाब से जो लैंड है वो डोनेट की गई है। कोई रीजन अगर बड़ा है तो उसमें ज़्यादा लैंड दी गई है, कोई रीजन अगर छोटा है तो उसमें उसके हिसाब से जो लैंड है वो डोनेट की गई है। और जो भी लैंड ग्रांट होते थे, यानी जो भी लैंड दी जाती थी, ज़मीन दी जाती थी, वो ज़्यादातर जो है या तो एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए नए एरिया में दी जाती थी, या तो वो अपनी जो है साथ में गठबंधन करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए मेरा किंगडम है और फिर गुप्ता अम्पायर का किंगडम है, तो मैंने मान लीजिए गुप्ता अम्पायर में कुछ लैंड उनको दे दी, मैंने गुप्ता रूलर्स को बोला ये आप लैंड ले लीजिए और आ जाइए, हम जो है यहाँ पे इत्तेहाद कर लेते हैं, यानी हम यूनिटी बना लेते हैं, अलाई बना लेते हैं, यानी हम दोनों गठबंधन कर लेते हैं। इस मौके इन दो मकसद के लिए दी गई होगी, और या तो आपका ऊपर वाला जो पॉइंट था रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए, इनके लिए दी गई होगी। अब देखिए जो लैंड ग्रांट है वो हमें एक तरीके से बहुत अच्छा इंसाइट प्रोवाइड करता है किस तरीके से जो पीजेंट्स, किसान और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप रहा होगा। हालांकि कुछ ग्रुप हैं जैसे कि पेस्टोलिट्स चरवाहे, फिशर फॉक जो मछली मारते हैं, हंटर गैदरर्स, सेडिटरी आर्टिशंस, और यहाँ तक कि हमारे कल्टीवेटर्स, इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें कोई डिटेल रिकॉर्ड्स तो मिले नहीं हैं, ना ही इनके बारे में हमें कोई ट्रांजैक्शन मिले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लैंड ग्रांट्स है उसने हमें बहुत ज़्यादा जानकारी दी है, ताकि हम पूरा जो रिलेशनशिप है किसान का और स्टेट का, और इसी के साथ कई सारी जो क्लासेस क्रिएट हुई हैं इनकी वजह से, उसके बारे में भी हमें जानकारी यहाँ पे मिली है। तो फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक, यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इस पूरी वीडियो में, इस पूरी पार्ट सेकंड में हमने जाना मौर्यन एम्पायर के बाद क्या क्या हुआ, किस तरीके से नए नए चीफडम्स, किस तरीके से नए नए किंगडम्स हमें साउथ में, डेक्कन एरिया में देखने को मिले। इसी के साथ हमें पता चला किस तरीके से जो सोसाइटी में अपनी हाई स्टेटस बनाने के लिए किस तरीके से रास्ते निकाले गए किंग के द्वारा, चीफ के द्वारा। फिर उसके बाद हमें ये भी पता चला किस तरीके से जो किंग्स थे और उनके सब्जेक्ट्स थे वो उनके बारे में क्या सोचते थे। हमें जटा का स्टोरी हमने देखी, उसके बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद हमने देखा किस तरीके से जो स्ट्रेटजीज थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसको अपनाया गया और इसे बढ़ी भी। उसमें हमने 2-3 बड़ी स्ट्रेटजी के बारे में जाना जो कि आपके चैप्टर में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ फिर हमने जाना रूरल सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट हुए किस बुनियाद पे, बेनिफिट्स की बुनियाद पे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें नई एक पावरफुल ग्रुप देखने को मिला रूरल एरिया में, गांव के एरिया में, और लैंड ग्रांट ने हमें बहुत ज़्यादा जानकारी दी है किस तरीके से जो किंग वगैरह थे जब उनकी पॉलिटिकल पावर थोड़ी बहुत वीक होती थी तो अपने पड़ोसी वाले किंगडम से गठजोड़ कर लेते थे, गठबंधन कर लेते थे। और हमें ये भी मिला किस तरीके से जो लैंड ग्रांट है वो किस पे दी जाती थी, किस मकसद के लिए दी जाती थी। उसमें 3-4 मैंने आपको मकसद बताए बड़ी अच्छी तरीके से। मुझे आशा पूरी की पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगली वीडियो में, या मैं कहूँ अगले पार्ट में, इसी चैप्टर नंबर 2 के हम बात करने वाले हैं टाउन और ट्रेड के बारे में। क्योंकि अभी तक तो हमने पार्टिकुलरली
रूरल एरिया को लेकर बात की है, इसको आगे रख के बात की है। अब हम बात करने वाले हैं शहर को, और जो भी हमारा तिजारत का मामला है, यानी जो भी हमारा ट्रेड का मामला है, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले पार्ट में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जैसी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।